Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to uh, say you about how to get more than 20 marks. किन किन पॉइंट्स का आपको माइंड में ध्यान रखना है जब आप कल पेपर करोगे, क्योंकि अब आपके पास ऑलमोस्ट कुछ आवर से लेफ्ट हैं, पूरा दिन भी नहीं है, कुछ घंटे लेफ्ट हैं। क्या चीज़ें माइंड में रखनी है जिससे आपका एग्ज़ाम भी पास हो जाए और जो आपने पढ़ा है उसी से आप अपना पेपर जो है सॉल्व कर सकते हो विद गुड मार्क्स, बगैर किसी जो है स्ट्रेस है, किसी टेंशन से। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके पास रीडिंग के 20 मार्क्स से, मैं बार बार इससे बोल रहा हूँ सो दैट आपको पूरा ये पूरा माइंड में रहे एग्जाम जब सॉल्व करोगे आप। ठीक है। इसमें मैंने दूसरा पर्सपेक्टिव भी देखा, जो सिलेबस में मेंशन नहीं है क्या वो कर सकते हैं, आपके पेपर को किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं वो। ठीक है। 20 मार्क्स तो आपको 12 मिनट ही देना है। ठीक है। 12 मिनट क्यों देना है? क्योंकि आपको बाकी सेक्शंस भी करने हैं। देखो, अब आपके पास 20 मार्क्स है, या आपको एक सिंगल पैसेज आएगा, वन पैसेज आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, या आपके पास एक पैसेज आ जाएगा या दो पैसेज आ जाएंगे। अगर एक पैसेज आ जाएगा तो 10 मार्क्स जो हैं वो आपको दिया जाएगा एक पैसेज को। अगर दो पैसेज आ जाएंगे तो दो दो हो गए 10 मार्क्स। तो डिपेंड करता है उस पर, या वो एक ही पैसेज दे देगा उसमें डायरेक्टली 20 मार्क्स निकालेगा, और ओनली वन पैसेज या वन पैसेज दे देगा जिसमें वो 20 मार्क्स दे सकता है। ठीक है। ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पेपर को डिज़ाइन करता है। मेरी बात समझ आ रहा है? अगर आपने पहला दो सेशंस मैंने देखे उर्दू पे, मैंने बताया था कि आपको रीडिंग में 20 मार्क्स है और उसका मिनिमम मार्क्स भी आपको लेने, आई थिंक 33% आपको क्वालिफाई करना है इसको। ठीक है। और आपको वो 6.6 मार्क्स लाने हैं। तो 20 में से 6.6 मार्क्स लाने हैं, और पैसेज दो भी हो सकता है, पैसेज एक भी हो सकता है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक पैसेज देगा तो फिर एक पैसेज को 10 मार्क्स होंगे, दूसरा पैसेज देगा दूसरे पैसेज को भी 10 मार्क्स देंगे। नंबर फर्स्ट। अब इसमें करना क्या है? आपको कोशिश करनी है सॉल्व ऑल रीडिंग सेक्शन। जो भी रीडिंग सेक्शन है, 20 क्वेश्चन जो होंगे 20 के 20 करो। इसमें क्या फ़ायदा है, आपको वहाँ पर ही आंसर दिया होता है, क्योंकि जो पैसेज में लिखा होता है, क्वेश्चंस दिए होते हैं, वहाँ पर ही आंसर लिखा होता है जो पैसेज में निकालना होता है, और आपको पेपर पे लिखना होता है। तो इसमें आपको ऑलमोस्ट कोशिश करनी है 20 में से 15 मार्क्स लेना है, क्योंकि यहाँ से आपके मार्क्स बनेंगे। और जब आप आंसर लिखोगे, जब आप जवाब लिखोगे ना, जब आप जवाब लिखोगे तो ठीक है, तो उस टाइम क्या करना है, आपको पूरा प्रिसाइज लिखो, क्या क्या पूछ रहा है उसको, क्या करना है आपको, उसको वहां पर लिखना है। और पैसेज में ही अंडरलाइन करो कि हाँ, पहले क्वेश्चंस पढ़ो फिर पैसेज सॉल्व करो। पहले क्वेश्चन पढ़ो, सो आपको माइंड में क्वेश्चन ही रहेगा, फिर अब जब पैसेज पढ़ोगे तो उस तरीके से फिर आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपको पहले पैराग्राफ में ही आपको देखने को मिलेगा, या अगर पहले दो तीन क्वेश्चन होंगे पहले पैराग्राफ में ही उसका आंसर आपको आइडेंटिफाई होगा। ठीक है। ये भी आपको माइंड में रखना है। ये एक ट्रिक होती है जो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। वेरी इजी सेक्शन है, बहुत आसान सेक्शन है, सारी कहानी वहाँ दी होती, सिर्फ आपको लिखना होता है बस। सिर्फ एक चीज़ आपको खास ख्याल रखना, अपना टाइम का खास ख्याल रखना है, क्योंकि टाइम बहुत तेज़ी से चला जाता है एग्जाम में, और माइंड में रहता ही नहीं है। आप, हमें ये सिर्फ इतना लग रहा है कि हम लिख रहे हैं, और टाइम निकलता है जा रहा है। आप आधा घंटा भी इसको दे सकते हो, लेकिन फिर बाकी आधे घंटे में बाकी चीज़ें भी करनी है। तो आपके पास ऑलरेडी लिमिटेड टाइम है, इसलिए टारगेट करना है कि आपको 12 मिनट के अंदर अंदर इसको फिनिश करोगे। दो पैसेज हैं तो दैट मीन्स एक को 6 मिनट दे दो, दूसरे को 6 मिनट दे दो। कोशिश करो जितना फास्ट लिख सकते हो उतना लिखो, सो आप लास्ट पर रिव्यू भी कर सकते हो, लास्ट पे अंडरलाइन भी कर सकते हो। किसी चीज़ को अगर अंडरलाइन करना वो आप देख सकते हो, कहीं पर क्वेश्चन नंबर गलत तो नहीं है, वो भी आपको माइंड में रखना। क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखो, उसी का जवाब। क्वेश्चन सेक्शन ए लिखा होगा, अगर सेक्शन उसने लिखा सेक्शन राइटिंग से रीडिंग सेक्शन, आपको लिखना ऊपर रीडिंग सेक्शन, नीचे लिखोगे क्वेश्चन 1 अगर दिया है तो क्वेश्चन 1 लिखना, उसके साथ 2 भी दिया है तो 2 लिखना है। अगर आपको पहले क्वेश्चन नंबर 2 आता है तो पहले आप 2 ही करो, जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है वही आप करोगे। और आपको कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फिडेंट रहो, हो जाएगा ये पेपर, क्योंकि पेपर ईजी आएगा, पेपर टफ नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर लिखना ही है आपको। दो चार क्वेश्चन होंगे, लेटर ऐसे जो रीडिंग सेक्शन होता है, राइटिंग सेक्शन होता है, वो वहाँ पर ही ईजी होता है। दिस सेक्शन हैव आंसर्स गिवन इन द पैसेज। ये जो है रीडिंग सेक्शन पैसेज में ही आंसर्स दिए होते, सो इसको ईजी आपके लिए है। राइटिंग सेक्शन 30 मार्क्स है, इसमें आपको ऐसे एक ऐसे दिया, एक ऐसे आपको लिखना है जो 10 मार्क्स होंगे, लेकिन आपको 4-5 ऐसे दिए होंगे, वहाँ पर आपको चूज़ करना। चूज़ जब आप करोगे आप बहुत वाइजली चूज़ करोगे। क्यों वाइजली चूज़ करोगे? क्योंकि आप वही ऐसे लिखो जिस पे आपको अच्छी महारत होगी, जो आपने पहले सुना होगा, जो आपने घर पे पढ़ा होगा।
अगर इन केस ऐसा कोई ऐसे नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा, स्टिल आप उसको अटेम्प्ट करोगे। बट कैसे अटेम्प्ट करोगे? पहले देखोगे कि लेटर मुझे अच्छे से आती है या नहीं आती, मतलब आप पहले वो चीज़ लिखोगे जो सबसे अच्छा आता है, सबसे अच्छा। ठीक है, तो जब आप ऐसे लिखोगे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में लिखना, इसमें कोई वो आप बोल सकते हो हाई फाई वर्ड्स नहीं लिखना, अल्फाज नहीं लिखना जो उसको भी समझ ना आए। ठीक है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लिखना है जो सिक्स्थ सेवन्थ स्टूडेंट को समझ आए। अगर सिक्स सेवन्थ आपका पढ़ेगा उसको समझ आना चाहिए आप क्या कहना चाहते हो। इंट्रोडक्शन को माइंड में रखना है, ऐसे की बॉडी को माइंड रखना है और कंक्लूजन को माइंड में रखना है। ठीक है, कोशिश करो 10 में से 5 मार्क्स लेने की, कम से कम 5 से कम नहीं लाना, अदरवाइज ओवरऑल इम्पैक्ट आपको पड़ेगा। ओवरऑल स्कोर में फिर 20 मुश्किल बनेंगे, 20 नहीं बन सकते हैं फिर। ठीक है, तो 5 कम से कम ले लो, फिर 6 7 8 जो ले सकते हैं वो लेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करो, जो इंपॉर्टेंट कोई सेंटेंस है कोई पॉइंट है उसको अंडरलाइन करो। ये भी इजी सेक्शन है, इसमें भी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। क्वेश्चन जब पढ़ोगे आपको माइंड में आना चाहिए हाँ सर ये हमने पढ़ा है, या पढ़ा भी नहीं है बट एक ग्रेजुएट अगर आप हो तो आपको इतना समझ में आना चाहिए हाँ क्या लिख सकते हो, उर्दू में ही तो लिखना है। ठीक है, टाइम भी माइंड में रखना है, इसमें 12 मिनट्स आपको देने हैं। उसके बाद यहाँ पर लेटर की बात कर रहा हूँ मैं। देखो लेटर में क्या करना है, लेटर के भी 10 मार्क्स हैं आपके। ठीक है, वेरी इजी। क्यों इजी है? क्योंकि यहाँ से आप 6 to 7 मार्क्स इजीली ले सकते हो। जिसने एक ही बार को एक ही प्रैक्टिस लेटर को प्रैक्टिस की होगी ना, वो भी 6 to 7 मार्क्स ले सकता है। कैसे ले सकते हैं? अगर उसको उसका फॉर्मेट पता है। लेटर का फॉर्मेट होता है, यहाँ से आप शुरू करते हो यहाँ पर, फिर आप बॉडी लिखते हो, फिर एंड करते हो। तो ये फॉर्मेट अगर पता होगा यहाँ पर क्या लिखते हैं, कॉमा कहाँ पर, फुल स्टॉप कहाँ पर है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क्स मिलेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ 6 to 7 मार्क्स आप इजीली ले सकते हो। लेकिन अगर आपने देखोगे, मैंने आपको बोला रीडिंग सेक्शन में मैंने 12 मिनट्स आपको दिए और ऐसे में आपको मैंने 12 मिनट दिए, लेकिन यहाँ पर आपको 12 मिनट्स नहीं लगेंगे, यहाँ पर आपको 5 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम 5 मिनट। अगर कोई भी स्लो भी कोई लिखता तब भी आपको 5 ही मिनट लगेंगे लिखने में, 5 to 6 मिनट यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा एज है, यहाँ पर 6 मिनट आपके बच जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 मिनट आपको बच जाते हैं, वो आप फिर ट्रांसलेशन में लास्ट पे दे सकते हो। तो इसलिए कोशिश करो जब भी आप राइटिंग सेक्शन करोगे ना, राइटिंग सेक्शन में मेरा कहने का मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, राइटिंग सेक्शन में सबसे पहले आप करो लेटर राइटिंग ही करो। लेटर राइटिंग ही आप राइटिंग सेक्शन में पहले करो, फिर ऐसे और फिर ट्रांसलेशन। क्योंकि लेटर राइटिंग में आपको डायरेक्टली 6 से 7 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये ईजी है। आपको सिर्फ फॉर्मेट पता होना चाहिए, बॉडी आप खुद भी लिख सकते हो। किसी के ऊपर बैंक मैनेजर के ऊपर लेटर आएगी, फॉर एग्जाम्पल किसी के रिलेटेड एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिलेटेड कोई लेटर आएगी, या किसी भी फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर कोई भी आ सकती है, बट आपको ये फॉर्मेट माइंड में होना चाहिए, तो आप इजीली लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो हो गया ये वाला पॉइंट। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद यहाँ पर देखो ट्रांसलेशन में थोड़ा सा फिर से चेंज हो सकता है। ट्रांसलेशन के 10 मार्क्स हैं, आपको एक ट्रांसलेशन भी मिल सकता है, आपको 2 ट्रांसलेशन भी मिल सकता है। अगर आपको ट्रांसलेशन क्या आ सकता है, आपको इंग्लिश दिया जाएगा, आपको बोलो कि इसको ट्रांसलेट करो उर्दू में करो, 10 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, या तो एक ही ट्रांसलेशन आएगा, या आपको एक ही ट्रांसलेशन आ सकता है, या आपको उर्दू दिया जाएगा, बोला जाएगा आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है 10 मार्क्स का। मतलब ट्रांसलेशन में अगर एक ही ट्रांसलेशन आ जाएगा, या तो इंग्लिश टू उर्दू आएगा या उर्दू टू इंग्लिश आएगा, 10 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। या ये भी हो सकता है, जितना मुझे अंदाज़ा लगता है ये भी हो सकता है, पेपर को लेंथी बनाने के लिए बच्चों को थोड़ा सा ये कंफ्यूज करने के लिए वो 2 ट्रांसलेशन दे सकते हैं। एक आपको ट्रांसलेशन दिया जाएगा इंग्लिश टू उर्दू 5 मार्क्स का, और दूसरा ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश 5 मार्क्स का दिया जाएगा। और आपको क्या करना, आपको दोनों को फिर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। और माइंड में रखना है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे पेपर पे बहुत अच्छे से। लिखने से पहले आपको पेपर दिया जाएगा ना पहले, तो इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ो, कहाँ पर क्या करना है, कितने अटेम्प्ट करना है, क्या करना है। और 12 मिनट, अगर एक ट्रांसलेशन आएगा तो 12 मिनट एक ही ट्रांसलेशन को दे दो आप। अगर 2 ट्रांसलेशन आ जाएंगे, एक ट्रांसलेशन को क्या करोगे 5 से 6 मिनट, दूसरे ट्रांसलेशन को करो 5 से 6 मिनट। मैं ये बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि ट्रांसलेशन को सबसे लास्ट पे करो, लेकिन सबसे पहले आप राइटिंग में, सॉरी राइटिंग सेक्शन में पहले लेटर, फिर ऐसे और फिर ट्रांसलेशन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इस एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे कल जब आप पेपर लिखोगे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैक्सिमम मार्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप इजीली एक्वायर कर सकते हो। कैसे? जो भी आपने पढ़ा है आपको उस पर फेथ होना चाहिए। जो भी आपने पढ़ा है, फॉर एग्जांपल आपने लेटर पढ़ी है, आपने ऐसे पढ़े हैं, आपने जो भी कंटेंट पढ़ा, आपने प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस भी की है, पेपर को भी रिव्यू करवाएं, आपको उस चीज़ पर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे क्या हो जाएगा कि उससे आपको लगेगा नहीं जो मैंने पढ़ा बाकियों ने भी तो यही पढ़ा है, ठीक है, उनको कैसे मेरे से ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, या मेरा क्यों क्वालिफाई नहीं होगा, ये पहले ही माइंड में रखना। तो फेथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो भी आपने पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है और फेथ नहीं होगा, फिर कैसे आप एक्सपेक्ट करोगे मेरा एग्ज़ाम पास होगा? फिर तो आप तैयारी भी नहीं करोगे, क्योंकि आप पहले ही बोलोगे कि नहीं सर हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो मैं पढ़ूंगा उसमें से नहीं आएगा, तो फिर कोई तैयारी भी नहीं कर सकता। तो कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फेथ होना अपने नॉलेज के ऊपर जो पढ़ा है।
जो भी आप जानते हो उसको लिखो वहाँ पर, छापो वहाँ पर, जितना भी जानते हो, जो भी जानते हो उसको लिखो वहाँ पर, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में लिखो, सिंपल ये सिंपल उर्दू में लिखो, कोई वो हाई फाई नहीं लिखना है। उसको आपको उसको उसके नज़रे से आप देखो, अगर आप एग्जामिनर होते तो आपका पेपर कैसा होना चाहिए, आसान भाषा में होना चाहिए ना। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहो बहुत ज़्यादा। ठीक है, यू विल क्वालिफाई इट बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज़ क्वालिफाइंग। हाँ, आप कॉन्फिडेंट रहो कि मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ इसको, क्योंकि फाइनली क्वालिफाइंग नेचर है। आपको किसी स्टूडेंट के साथ कंपटीशन नहीं है यहाँ पर इस पेपर में। आपको 20 मार्क्स लाने, आपको खुद के साथ कंपटीशन। तो इतना माइंड में ये रखो, आज पहले ही माइंड बना लो, अभी से माइंड बना लो कि मुझे खुद के साथ एक कंपटीशन, मुझे ना तो लेफ्ट वाले के साथ कंपटीशन, मुझे ना तो राइट वाले के साथ कंपटीशन है। अगर 20,000 पेपर दे रहे, 20,000 के 20,000 क्वालिफाई कर सकते हैं, ये भी हो सकता है ना। दैट मीन आपको खुद के साथ कॉन्फिडेंट, आपको खुद के साथ कंपटीशन, आपको खुद को हराना है। खुद को कैसे हराओगे, आप बोलोगे खुद को कि मैं देखता हूँ मैं 20 से ज़्यादा मार्क्स लाऊंगा। दैट मीन कंपटीशन आपको खुद के साथ है, दैट मीन आपको खुद क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको बहुत ईजी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 3 स्टार लगाया इसको, क्यों, ये इसका मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये माइंड में रखना है। वो को क्वेश्चन पहले करो जो सबसे अच्छे से आपको आता है। अगर आपको पहले ऐसे अच्छे से आता है, आप पहले ऐसे ही लिखो। अगर फॉर एग्जांपल आपने वुमेन एम्पावरमेंट लिखा, ठीक है, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन आता है, वुमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन आता है, या आपको आता है डाउरी पे आपको क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल आपको आता है कोरोना वायरस के ऊपर आपको ऐसे आता है, या आपको आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको आती है। फॉर एग्जाम्पल आप रेडीमेड घर पे याद करके गए, अगर वही डायरेक्ट ऐसे आ गया तो आपको सीधे लिखना है, डायरेक्ट डायरेक्ट आपको लिखना है, वही लिखना है, वर्ड टू वर्ड वही छापना है। इससे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो आपने डायरेक्ट याद किया है, ठीक है, वही आप पहला क्वेश्चन वही सॉल्व करो। इस यहाँ पर क्या अप्लाई होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर मैं एग्जामिनर होता और मैं आपका पेपर देखूंगा, मुझे पहले ही क्वेश्चन पढ़ के मुझे समझ में आएगा आपको कितना पता है, क्योंकि उसमें सफाई भी रहेगी। आपको जब आप साफ क्लीन लिखोगे, गलतियां भी नहीं होगी, तो मुझे फिर आगे वाले पेपर में आगे वाले क्वेश्चन में आपको लीनेंसी, मैं तो नहीं बोलूँगा दिया जाएगा, बट ये है कि एक साइकोलॉजी इस तरीके से चलती है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, डोंट लीव एनी क्वेश्चन, हर सेक्शन को सॉल्व करो, जितने क्वेश्चंस करने हैं उतने करो। कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं आता है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता, स्टिल आप उसको सॉल्व करो, अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा इधर उधर करके अटेम्प्ट करो, 1-2 मार्क्स तब भी मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे आएगा, आपको ऐसे नहीं आता है, ठीक है, तो लिखो, कुछ ना कुछ लिखो, जिससे आपको कम से कम 1-2 मार्क्स तो ऐड हो जाएंगे। आपको लेटर नहीं आती है, लेकिन ऊपर फॉर्मेट आपने लिखा है, लेकिन बीच में बॉडी आपको समझ नहीं आ रहा क्या लिखूँ, थोड़ा सा जोड़ के कुछ भी लिखो, मगर अटेम्प्ट करो, उसमें भी 1-2 मार्क्स, क्योंकि फाइनली क्या होता है, कोई 1 मार्क से ड्रॉप होता है, कोई 2 मार्क से ड्रॉप होता है, कोई 3 मार्क से ड्रॉप होता है। उसने लिमिटेड किया होता है, उसने ऐसे इतने सेक्शंस के, तो जो उसको आता है। ठीक है, तो दोनों सेक्शंस को माइंड में रखना है, रीडिंग भी अच्छे से करो, राइटिंग भी अच्छे से करो। अगर फुल पेपर करके आओगे, आई एश्योर यू आपको 30 से ज़्यादा मार्क्स, फुल पेपर करना ज़रूरी है, तभी आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। ठीक है, देखो, ये आपको पहले माइंड बना के रखना है, पेपर लेंथ भी हो सकता है। अगर वो पैसेज एक के बदले पैसेज एक आना चाहिए, उसने 2 बना लिए, एक के बदले पैसेज 2 बना सकता है। तो 2 क्वेश्चन, पहले क्या था, पहले एक क्वेश्चन था ये, अब 2 बना लें। उसके बाद ऐसे का एक हो गया, तो यहाँ पर भी ऐसे तो एक ही करेगा। लेटर बी क्या करेगा, लेटर बी एक करेगा, तो यहाँ पर लेटर बी एक कर सकता है। ठीक है, एक लेटर आपको लिखनी होगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको आ जाएगा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन एक भी हो सकती है, टी एक भी हो सकता है, और टी 2 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कितने करने थे आपको, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे। टाइम तो उतना ही है, लेकिन यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ सकता है। तो दैट मीन्स क्वेश्चन पेपर को लेंथ भी बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये 20 मार्क्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं 2 पैसेज में, और जो ये 2 ट्रांसलेशन ये बना सकते हैं, एक ट्रांसलेशन नहीं, क्योंकि जितना मुझे अभी भी याद है उसने लिखा भी है वहाँ पर, आपको लिखना है एक ऐसे और एक लेटर, तो दैट डेफिनेटली एक ऐसे और एक लेटर तो आएगा। बट ट्रांसलेशन में आपको इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश, वो उसको ब्रेक डाउन भी कर सकता है। तो इसलिए
पैनिक नहीं होना। अगर लेंथ पेपर आएगा ये सबके लिए होता है, पैनिक नहीं होना। बस सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको चूज़ करना वाइजली मुझे कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, और दूसरा ये कर अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। दैट लेंथ पेपर अगर है तो स्पीड को ज़रूरी बढ़ाना पड़ेगा, फिर कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। अदरवाइज आप 4 क्वेश्चन ये कर पाओगे, 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो वहाँ पर, बट ऐसी गलती नहीं करना है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ईजी वर्ड्स में लिखना है, और अपने वर्ड्स को भी काउंट करना है। खासकर जब आप ऐसे लिखोगे तो ऐसे में क्या करना है, वर्ड्स को काउंट करना है। 95 से 105 लिख सकते हो आप, ठीक है, 105 के वर्ड्स तक। 110 भी आप जा सकते हो, बट उससे ऊपर बिल्कुल नहीं जाना। 95 से नीचे नहीं आना, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो 110 मैक्सिमम से मैक्सिमम हद अगर करोगे तो 110, बट कोशिश करना 95 से लेकर 105 के गैप में ही आप अपना ऐसे फिनिश करोगे, ठीक है। कुछ और पॉइंट है यहाँ पर। सपोज इफ़ यू गेट एनी क्वेश्चन विच डू यू नॉट नो, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आपको पता ही नहीं, जो आपने सुना ही नहीं है, ठीक है, उस टाइम क्या करोगे आप? उस टाइम आपको कोई आइडिया नहीं है क्वेश्चन के ऊपर, उस टाइम क्या करोगे? उस क्वेश्चन को एंड पे अटेम्प्ट करो। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऐसे आ गया, आपको उसका आइडिया नहीं है, कोई भी ऐसे आ गया, उसको लास्ट पे कर दो, ठीक है, लास्ट पे करना, लेकिन टाइम बचा के रखना है। लेकिन लिखना ज़रूरी है, लिखना ज़रूरी है, कुछ भी दिमाग लगा के, क्योंकि थोड़ा आइडिया तो आ जाएगा। ऐसे तो 40-50 वर्ड्स तो वैसे भी लिख सकते हो। जो भी आपके देखो, ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो आपकी नॉलेज होती है ना पिछले 10-15 सालों की, जो आपने पढ़ा होता है क्लास 10th से अभी तक, वो सारी नॉलेज यूज़ होती है ऐसे में, ठीक है। ये नहीं कि अगर आप याद करके नहीं गए या आपने कंटेंट नहीं पढ़ा तो वहाँ पर क्या लिखोगे ऐसे में। तब भी जो आपने पढ़ा होता है ना, वो आपको सोचना है थोड़ा सा 2-3 मिनट, और फिर लिखना है। और थोड़ा सा ऐसे के लिए अगर थोड़ा सा 2-3 मिनट रफली आप लिखोगे, पहले मुझे क्या करना है, क्या लिखना है, कौन कौन सा पॉइंट लिखना है, रफली लिखोगे, रफली, सो दैट फिर बॉडी में मुझे किस तरीके से ऑर्डर में डालना है, एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ, बॉडी को 2 पैराग्राफ्स बना लो, फिर कंक्लूजन को एक, ठीक है। तो दैट में देखो ऐसे कैसे लिखोगे, पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन, फिर आप क्या करोगे, ये हो गया आपका बॉडी, और ये हो गया आपका कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन तो आपको लिखना है, लिखोगे 10-20 वर्ड्स में, और ये भी 10-20 वर्ड्स में। फिर इसको 2 पैराग्राफ्स में लिखो, यहाँ से शुरू किया आपने, ये लिखा आपने, ये लिखा आपने, और यहाँ पर कम बंद किया, और उसका पैराग्राफ चेंज करोगे, ऐसे लिखोगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो बॉडी को 2 पैराग्राफ्स में ज़रूर लिखना, एक ही पैराग्राफ में नहीं लिखना, क्योंकि ये एक पैटर्न होता है जो फॉलो किया जाता है ऐसे को लिखने। अगर ज़्यादा वर्ड्स होते हैं फिर मैं बोलता पैराग्राफ्स को चेंज करना है। और जब ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ चेंज करोगे, यहाँ पर थोड़ा सा लिंक आना चाहिए कि आप इसी को फॉरवर्ड कर रहे हो, यहाँ पर और कोई बात नहीं उठानी है, ठीक है, उसी को फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप मोर ओवर लिखते हो, सिंस लिखते हो, हाउ एवर लिखते हो, इस तरीके से यहाँ पर लिखते हो। हालांकि जो ऊपर लिखा गया है उसके हिसाब से उसके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं रिलेटिव वुमेन एम्पावरमेंट। तो इस तरीके से आप ये चीज़ लिख सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये आपको याद रखना है। करना क्या है आपको, आज करना है क्या आपको, जितना भी टाइम 6-7 और शाम तक, रात को भी पढ़ सकते हो, दिन में भी पढ़ सकते हो, बट पढ़ो, रिवाइज करो सारा कंटेंट, टिप्स पे क्विकली करो। अब आप ऊपर ऊपर से नज़र दे दो, बस वो करो। बस इतना आपको याद रखना है। मेमोराइज किस चीज़ को करके जाना, एक तो इंट्रोडक्शन ऐसे का, और ऐसे का कंक्लूजन याद करके जाना, क्योंकि यहाँ से आपको मार्क्स डायरेक्ट मिलेंगे। कि उसको जब आप इंट्रोडक्शन एक डेफिनेशन अच्छे से लिखते हो ना, कंक्लूड करते हो ना अच्छे से, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाता है। और लेटर का फॉर्मेट आपको माइंड में रखना है, ये आपको मेमोराइज करना है, क्योंकि ट्रांसलेशन को तो आपको करना ही नहीं है कुछ, आपको पैसेज को आप कुछ नहीं करना है इस टाइम पे, ना तो ट्रांसलेशन को कुछ करो, ना तो ऐसे को कुछ करो। सिर्फ आप लेटर और ऐसे को ही आप मेमोराइज करो, याद करो। मेरे सारे बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, माय बेस्ट विशेस आर विथ यू, ठीक है। आई होप आप अपने ये है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे, ठीक है। यू आर 1 स्टेप ए हेड ऑफ योर डेस्टिनेशन, जो आपके डेस्टिनेशन, आप एक स्टेप पीछे हो। और जो ही आपका ये एग्ज़ाम पास होता है, उर्दू का पेपर अच्छा होता है, मैं ये गारंटी देता हूँ आप फाइनल एग्ज़ाम ईजिली पास करोगे, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में उतना कंपटीशन नहीं रहेगा। फाइनल एग्ज़ाम में बच्चे कम हो, क्योंकि देखो जैसे बाकी एग्ज़ाम में लाखों बच्चे अपेयर होते हैं, और पटवारी में 10-15 हज़ार बच्चे या 20,000 बच्चे जो है अपेयर हो जाएंगे फाइनल एग्ज़ाम में। तो वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा एज है। ऐसे भी स्मार्ट स्टूडेंट्स बाहर हो जाएंगे जिनको उर्दू नहीं आता, उनको जीएस में अच्छी कमांड है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करना है। बाकी जो है मेरे सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। आई होप आप सब जो है क्वालिफाई करो इस एग्ज़ाम को, और अपना बेस्ट दे दो। स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आप पिछले एग्जाम्स में स्ट्रेस लेते लेते ही आप पेपर गलत करके आए हो। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव है, अपना माइंड जब फ्री रखोगे तब ये पेपर जो है आप इजीली फ्लो में लिखना, और लिखना फ्लो रखना है, फ्लो रखना है लिखने में। ये नहीं कि आपने पहले लिखा एक लाइन फिर सोचने बैठोगे, फिर एक लाइन फिर सोचने बैठो, नहीं। पहले ही आपको माइंड में 2 मिनट आप माइंड में एक फॉर्मेट क्रिएट करो कि हाँ ये ऐसे आ गया। अगर रफली उसको थोड़ा सा ऐसे को साइड में करोगे, ठीक है, तो फिर आपके पॉइंट्स माइंड में रहेंगे। फिर जब लिखने का टाइम आएगा, फ्लो एक रहना चाहिए।
फ्लो एक डिस्क्रिप्टिव में फ्लो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट क्या होता है एक रिदम नहीं टूट जाएगा और अपने थॉट्स आप प्रेजेंट करो। ये एक की होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ठीक है। बाकी जो आप लेटर लिखते हो, लेटर में आपको अपना नाम मेंशन नहीं करना है, एली बे जीम दाल लिखो, जो भी लिखना है आपको, जो सिखाया गया है वही लिखो, अपना नाम लेटर राइटिंग में मेंशन नहीं करना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।